मेरा नाम फाखरा है। मेरा ताल्लुक मतवसत घराने से है। हम 3 बहनें ही थीं, भाई कोई नहीं था। हम तीनों ने अम्मी को कभी एहसास नहीं होने दिया कि उनका कोई बेटा नहीं। हर काम वक्त से पहले करके देते थे। अम्मी हम तीनों से बहुत मोहब्बत करती थी। अब्बू की वफात के बाद अम्मी ने सख्त जिंदगी गुजारी, मगर हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हर हाल में शुक्र अदा करने की तलकीन करती रहती थी। हम ऊपर तले की बहनें जब जवानी की उम्र को पहुंची तो तीनों ही एक जितनी लगती थी। अम्मी जहां हमें देखकर दुआएं देती थी, वहां कभी कभी वो एकदम खामोश हो जाती। लाख पूछने पर भी मुस्कुरा कर कहती कि कुछ नहीं, बस तुम सब हमेशा खुश रहो, यही दुआएं करती हूँ। हालांकि मुझे पता था कि अम्मी हमारे रिश्तों की फिक्र में इतनी चुप चुप रहने लगी थी। सब जानते हैं लड़कियां एक जैसी जवान हो तो माए जहेज समेत कई बातों के लिए फिक्रमंद रहती हैं। बस अम्मी को भी यही फिक्र खाई जाती थी। अक्सर फोन पर अब एक रिश्ते वाली आंटी बातें करती थी, हमारे आने पर बात बदल देती थी। अब हम छोटे नहीं थे कि समझ ना सकें। बहरहाल अम्मी के लिए हम भी अनजान बन जाते थे और ऊट पटांग शरारतें करके अम्मी को हंसाते रहते थे। अब वक्त पर लगा के उड़ने लगा। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और मेरी छोटी बहन का भी 1 साल रह गया था। मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली थी ताकि अम्मी की फिक्रें कम हो और मैं भी मसरूफ हो जाऊं। मुनासिब तनख्वाह थी, मेरी मसरूफियत बढ़ गई थी। बहनों की फीस भी मैं अदा कर देती। अम्मी का हाथ बटाकर जो सुकून मिलता वो बयान से बाहर है। एक दिन मैं स्कूल थी तो मुझे अम्मी का फोन आया। अम्मी जान खैर है? हाँ बेटा, कुछ लोग तुम्हारी बहन का रिश्ता लेकर आए हैं। मैं पहले तुम्हारा रिश्ता करना चाहती हूँ, फिर किसी और का। अम्मी ने बगैर रोके सारी बात कह दी। ओहो अम्मी जी, जिसका भी आए और अच्छा हो तो कर दें। ये पुरानी बातें हैं कि पहले बड़ी का होगा फिर छोटी का। खुदा ने अगर रिश्ता भेजा है और आपको तसल्ली है तो अल्लाह का नाम लेके कर दें। हाँ, इनके मोहल्ले से किसी को कहकर लड़के का पता करवा लें तो बेहतर है। मैंने भी अम्मी को तसल्ली दी। अच्छा तुम जल्दी आ जाना, तुम्हारा होना भी जरूरी है। अम्मी ने कहा जी अच्छा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। फोन बंद करके मैंने प्रिंसिपल साहिबा से छुट्टी मांगी और मजबूरी बताई। खुदा का शुक्र की छुट्टी मिल गई। तकरीबन आधा घंटे बाद मैं घर पहुंच चुकी थी। मैं सीधी किचन में अम्मी के पास गई और तफसीलात पूछी। अम्मी ने बताया बज़ाहिर तो अच्छे लग रहे हैं, बाकी तुम भी बातचीत करके देखना। जाओ पहले मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, फिर आना। मैंने कहा जी अच्छा। मैं जल्दी से कमरे में गई, बहन से थोड़ी छेड़छाड़ की और मुंह हाथ धोकर बाल बनाए। इतने में बहन चाय लेकर जा चुकी थी। मैं भी इधर गई, सलाम किया। अम्मी ने तारुफ करवाया, ये मेरी बड़ी बेटी है, स्कूल में पढ़ाती है, अभी आई है स्कूल से। मैं अम्मी के साथ ही सोफे पर बैठ गई। मुझे इल्म नहीं था कि लड़का भी साथ ही आया हुआ है। खैर बातें हुई, जर्नल सवाल जवाब में वक्त गुजर गया। इस लड़के से 1-2 बार बेअख्तियार आंखें चार हुई। किस्सा मुख्तसिर, इन लोगों को मेरी बहन बहुत पसंद आई और वो अपनी तरफ से हाँ कर गए। हमें भी वो लोग बेहतर लगे। बस अब लड़के के बारे में पता करवाना था। हम सब बहुत खुश थे। बहन को तंग करते रहे। अम्मी ने 1-2 से पता करवाया कि लोग कैसे हैं। जवाब अच्छा ही मिला। बस फिर क्या था, तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मी तो उठते बैठते दुआएं करती, बहुत खुश थी। रोज बाजार के चक्कर लगने लगे। सब चीजें बहन की पसंद की आती थी। हम अम्मी के कामों में भरपूर साथ दे रहे थे। दिन करीब आने लगे तो हमने ढोलकी रख ली। सब सहेलियों को रोज बुला लेते और मजे मजे के गाने गाते हुए वक्त का पता ही न चलता था। रोज सब इकट्ठे होते और खूब शुगर लगाते थे। खाना पीना भी चलता रहता था। अल्लाह का शुक्र, सब चीजें इसकी पसंद की थी। वक्त पर लगाकर उड़ा था। आखिरकार वो मुबारक घड़ी भी आन पहुंची जब बहन दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी। बहुत प्यारी लग रही थी। अम्मी तो सदके वारी जा रही थी। हम दोनों बहनें भी बहुत खुश थीं। कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम काम बखूबी अंजाम पाए और बहन अपने घर की हो गई। एक बात थी कि घर में बहुत उदासी हो गई थी, मगर ये तो जमाने की रीत है और होना ही था। खैर हम फिर अपने कामों में मसरूफ रहने लगे। मैंने स्कूल से छुट्टियां ली थी और वो भी खत्म हो गई। दूसरी बहन अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। अम्मी वहीं घर के काम और हमारा इंतजार करती थी। अबू की पेंशन और मेरी तनख्वाह से अच्छा गुजारा चल रहा था। अब अम्मी को मेरी शादी की फिक्र रहने लगी। हालांकि मुझे अपनी जॉब में बहुत सुकून था और मुझे कोई फिक्र नहीं थी, मगर माँ थी ना। इधर उधर देखने के बाद एक दिन अम्मी ने कहा कि जल्दी घर आना, तुम्हें कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे इन बातों से बहुत उलझन होती थी। खैर उस दिन मैं जल्दी घर आ गई। 2 खवातीन और एक मर्द मुझे देखने के लिए आए थे और पहली नजर में ही पसंद कर गए। एक तो जॉब भी करती थी और उन्हें जॉब वाली ही बहू चाहिए थी। पता वगैरह करवा के अम्मी ने हाँ कर दी और यूं मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। स्कूल से आकर शॉपिंग पर जाना और फिर घर के काम भी करना, बहुत थक जाती थी, मगर अम्मी की खुशी और जोश देखकर मेरी सारी थकन उतर जाती और मैं फिर कामों में लग जाती थी। घर में फिर वही रौनक फिर लगने लगी। इस दौरान दूसरी बहन जिसकी शादी हुई थी वो भी आती जाती रहती थी, कभी मियाँ के साथ कभी अकेली। उसका मियाँ वैसे तो इसके साथ बहुत अच्छा था, मगर उसका बार बार कनखियों से मुझे देखना बड़ा अजीब लगता था। वैसे तो मर्दों की आदत होती है, लेकिन बहरहाल मैं काम में इग्नोर कर देती थी। मेरी शादी एक अच्छे खानदान में हो रही थी। एक ही नन थी और 2 भाई।
जिनमें से एक मेरा होने वाला मियाँ और दूसरा भाई बाहर होता था कि आंसू रुकते नहीं थे, मगर पूरी कोशिश करती रही कि आंसू छुपा लें, क्योंकि उनके आंसुओं से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। बहनें भी बहुत उदास हो गई थीं। मेरे मियाँ की आदत बहुत अच्छी थी, मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले, धीमी आवाज़ में बात करना उनकी आदत थी, जो मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि हमारे अबू भी हमेशा आहिस्ता आवाज़ में बात करते थे। कहते थे ऊंची आवाज़ गधों की होती है, लहजा धीमा रखना चाहिए। मेरे ससुर सास के बाद शायद खुद को बहुत अकेला महसूस करते थे, ज्यादातर खामोश रहते। मैं इनकी दिलो जान से खिदमत करती। वो मुझे बिल्कुल अपने अब्बू की तरह लगते थे। वो भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। नंद शादीशुदा थी, अमीर घराने में ब्याही गई थी। मतलब भाई ने पहले बहन की शादी की, फिर अपनी। होना भी यही चाहिए। बज़ाहिर तो अच्छी तबीयत की मालिक लगती, मगर कुछ बातों में लगता था जैसे वो मुझसे जेलस है। पता नहीं क्यों, मगर उसका अंदाज ऐसा ही था। हालांकि मैं उसके आने पर खूब खातर मदारत करती थी। इकलौती होने के नाते उसके नखरे भी खूब थे, और भाई खुशी से उसके नखरे उठाते थे। कभी कभी नक चढ़ी सी लगती थी। मेरी जरा सी गलती पर तंज करने से गुरेज न करते। मुझे हैरत होती थी कि अपने घर से ज्यादा वो हमारे घर आ जाती। शायद 5 साल शादी को हो गए थे, मगर कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो वक्त गुजारने यहाँ आ जाती थी। इसका खामिंद अच्छा था, शरीफ सा और ज्यादा खामोश रहने वाला। नंद बताती थी कि इसका मियाँ उससे बहुत मोहब्बत करता है। बच्चा न होने के बावजूद कभी दूसरी शादी का सोचता भी नहीं। हालांकि पैसा भी है, मगर कभी नहीं ताना दिया। अल्लाह के कामों में किसका दखल हो सकता है, ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं मुस्कुरा कर उसे कहती और बहुत दुआएं देती थी। मेरी तीसरी बहन की शादी भी अम्मा ने एक अच्छे लड़के के साथ तय कर दी। अच्छा कमाता था, खानदान भी अच्छा था। हम बहनें अम्मी का हाथ बटाने आती जाती रहती थी। शादी की तैयारियों में अम्मी का भरपूर साथ दिया। अल्लाह का शुक्र, सब काम बखूबी सर अंजाम पा गए और हमारी तीसरी बहन भी अपने घर की हो गई। अम्मा की जिम्मेदारियां खत्म हो गईं। बस अब दुआओं में लगी रहती कि अल्लाह मेरी बेटियों को हमेशा खुशो खुरम और आबाद रखे। अम्मी को एक काम वाली रख के दी थी। उनका अकेलापन हमसे बर्दाश्त नहीं होता था, और ससुराल की वजह से हम साथ रख भी नहीं सकते थे। न अम्मी बेटियों के घर रहने वाली थी। हम बहनें चक्कर लगाती रहती थीं। अम्मी अब बीमार रहने लगी। हम तीनों इनकी बीमारी की वजह से खासे परेशान और फिक्रमंद रहने लगी थीं। टेस्ट सब करवाए, सब क्लियर था, फिर न जाने क्यों अम्मी की तबीयत डाउन ही होती जा रही थी। हम तीनों बारी बारी आकर अम्मी के पास रहने लगे। इस दिन अम्मी सारी पुरानी बातें करती रहीं। हम तीनों को बहुत प्यार किया और दुआएं दी। अबू की बातें बताती रहीं, हमारे बचपन की बातें हमें बताती रहीं। खूब हंसी मजाक चलता रहा। फिर हम काम वाली को हदायत देकर अपने अपने घर वापस आ गए। अगले दिन आने का वादा करके घर आकर फिर वही काम। रात को मेरा दिल बहुत घबराया। पता नहीं नींद नहीं आ रही थी। मियाँ जी भी उठकर पूछने लगे, खैरियत है, सो नहीं रही, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, जी तबीयत मेरी तो ठीक है, बस अम्मी की तबीयत की वजह से परेशानी हो रही है। इस वक्त फोन अगर किया तो वो और परेशान न हो जाएं। उन्होंने तसल्ली दी और दुआ का कहकर सो गए, और मैं तमाम रात जागती रही। फजर पढ़कर सबसे पहले अम्मी को फोन किया। मुझे पता था वो इससे पहले की उठी होती हैं। बेल जाती रही, मगर किसी ने फोन न उठाया। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने मियाँ जी को कहा कि दरवाजे पर दस्तक देने लगे। 2-3 बार जोर से दस्तक दी। फिर काम वाली ने दरवाजा खोला। बीबी आप इस वक्त? वो हैरानी से बोली, ये बताओ अम्मी कैसी हैं, कहाँ हैं? हमने अंदर जाते हुए पूछा। वो तो सो रही हैं। उसने कहा, सो रही हैं? बेवकूफ, वो कभी भी इस वक्त तक नहीं सोती। तुमने चेक किया, बुखार तो नहीं? मैं तेजी से कमरे की तरफ जाते हुए बोली। अम्मी वाकई सो रही थी। मैं बड़ी हैरान हुई। उनके चेहरे पर अजीब सा नूर था। बहुत मुतमईन लग रही थी। मुझे लगा 2 रातों से जागने के बाद शायद आज ठीक से नींद आई है, मगर जब मैंने प्यार से माथे पर हाथ रखा तो माथा बिल्कुल ठंडा था। मियाँ ने जल्दी से नबज देखी। उनका मुंह खुले का खुला रह गया। उन्होंने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से इन्नल्लाह पड़ा। मेरी हालत गैर हो गई। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? नहीं, डॉक्टर को बुलाएं। मैं नहीं मानती। उन्होंने मेरी तसल्ली के लिए डॉक्टर बुलाया। साथ मेरी दोनों बहनों को भी फोन कर दिया। डॉक्टर ने आकर चेक किया और नफी में सर हिला दिया। बोला, इनको फोत हुए तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं। हमें अपने कानों पर यकीन न आया। हम बहनें एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोईं। कई दिन रो रो कर गुजारे गए। हम तीनों अब अपने अपने घरों को वापस आ चुकी थीं। बहुत उदासी थी। खुद को संभालना मुश्किल लग रहा था, मगर मरने वालों के साथ कौन मरता है? जिंदगी तो अपनी सांसों तक गुजारनी पड़ती है। अम्मी की वफात को चंद दिन ही गुजरे थे कि मेरे ससुर अल्लाह को प्यारे हो गए। बेचारे बूढ़े थे और नेक भी बहुत थे। जीवन साथी न रहे तो जिंदगी अजीरन हो जाती है। मेरी अम्मी ने भी ये दुख झेला था और मेरे ससुर ने भी। ससुर की वफात के बाद मियाँ जी बहुत अफसरदा रहने लगे थे। नन भी बहुत रोई। चंद दिन बाद वो वापस अपने घर चली गई। चंद ही दिनों बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। हमारे घर में खुशी और गम साथ साथ थे। मुझे महसूस हुआ मेरी नंद इस बात से खुश नहीं हुई। वो बड़ी अजीब नजरों से मुझे देखती थी। कभी कभी बिला वजह दांत पीसती थी, जैसे गुस्से को कंट्रोल कर रही हो।
ہو سکتا ہے اس کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہو، میں یہی سوچ کر اگنور کر دیتی۔ ویسے بھی سب کا کہنا ہے کہ اچھے خیالات ان حالات میں رکھنے چاہیے، بچے پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ میرے میاں اب اور زیادہ میرا خیال رکھنے لگے تھے، انہیں میری اور بچے کی بڑی فکر تھی، کھانے پینے کا بھی خیال رکھتے تھے، ہر نعمت لا کر دیتے۔ ابھی چند ماہ کی پریگننسی تھی کہ ایک دن دوپہر کے وقت میاں جی کا شدید نوعیت کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ کسی نے فون کر کے بتایا تو ہم بھاگے بھاگے ہاسپٹل پہنچے۔ وہ خون میں لت پت تھے۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ میاں جی تو موقع پر ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ میں چکرا کے رہ گئی، میری تو دنیا اندھیرا ہو گئی تھی۔ اوپر تلے کی اموات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں چند گھنٹے سکتے میں رہی۔ خواتین اور بہنوں نے ہلا ہلا کر رونے کو کہا۔ بڑی مشکل سے آنسو رواں ہوئے اور پھر ایسے رواں ہوئے کہ خشکی نہ ہوتے تھے۔ میرا سب کچھ اجڑ گیا تھا، ایسے لگتا تھا زندگی کی سڑک بند ہو چکی ہے، سامنے کچھ بھی نہیں۔ سب نے بہت ہمت حوصلہ دیا، مجھے بھی اپنے ہونے والے بچے کے لیے زبردستی جینا تھا، مگر اب ہوگا کیا؟ نہ ماں رہی نہ میاں، سسر بھی نہیں تھے، میں اکیلی رہ گئی تھی، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے۔ بہنیں گھر تو رکھ نہیں سکتی تھیں، ان کی اپنی مجبوری تھی۔ مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نوکری کروں؟ اس حالت میں کر پاؤں گی؟ جس گھر میں رہتی تھی وہ گھر میاں کے دوسرے بھائی کے نام تھا جو ملک سے باہر تھا۔ ملک سے کیا وہ ہر رشتے اور جذبے سے الگ تھا، دور تھا۔ میاں کی وفات کے 1 ماہ بعد ہی اس نے گھر بیچنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے بہت منت کی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں جلد اپنا بندوبست کر لوں گی، ابھی رہنے دو۔ مگر باہر کے پانی میں شاید وفا نہیں، اس لیے اس میں بھی انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ چند دن کی مہلت دے کر فون بند کر دیا۔ ایک دن میری نند، جس کی شادی ایک امیر ترین گھرانے میں ہوئی تھی، میرے شوہر کی وفات کے بعد میرے گھر آئی اور کہا، بھابھی میں ماں نہیں بن سکتی کیونکہ میں بانجھ ہوں، آپ میرے شوہر سے شادی کر لو، آپ کی بھی زندگی بن جائے گی اور چھت بھی مل جائے گی۔ میں بہت حیران ہوئی اور انکار کر دیا، لیکن گھر بیچنے کی دھمکی نے مجھے اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیا، کیونکہ میں امید سے تھی۔ اس حالت میں کہاں جاتی؟ آخرکار شادی ہو گئی، میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اتنے میں نند کے شوہر آئے اور بولے، دراصل یہ شادی ایک بہانہ تھی، مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، تمہارا اصل شوہر میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ یہ کہتے ہی دروازہ کھلا اور شیروانی پہنے میں تھے، میں دوپٹہ لپیٹ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا سچائی ہے؟ بتائیں۔ اور نند کو آوازیں دینے لگی، کوئی نہیں آئے گا، آپ بیٹھ جائیں، میں ساری بات بتاتا ہوں۔ وہ بولنے لگا، دراصل جب آپ کی بہن کو دیکھنے آئے تھے ہم لوگ، اس وقت آپ اسکول سے آ کر ہمارے پاس بیٹھی تھیں، مجھے آپ پسند آئی تھیں، آپ کی بہن نہیں، مگر میں گھر والوں کو پہلے ہی آپ کی بہن کے لیے ہاں کر چکا تھا، اس لیے وہ راضی نہ ہوئے۔ میں نے بہت ضد کی مگر میری ایک نہ چلی، میں ہمیشہ سے آپ کو پسند کرتا تھا، بہانے سے گھر آتا تھا۔ اب دیکھیں نا، آپ کی بہن کو بھی اولاد نہیں ہو سکی، میں نے ہی آپ کی نند کو مجبور کیا تھا کہ مجھ سے نکاح کروا دیں تاکہ آپ سڑک پر نہ آئیں اور میری دلی تمنا بھی پوری ہو جائے۔ یہ تو خدا کے کام ہے نا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور میں بجلی کی تیزی سے ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب قبول کرنا میرے اختیار میں کب تھا؟ میری نند میرے ساتھ یہ ظلم کر گئی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی بہن کا سوچ سوچ کر برا حال تھا، مگر اس کا شوہر اس وقت میرے کمرے میں موجود بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میرا دل بہت بے چین اور کہیں بھاگ جانے کو تیار تھا۔ میں ایک اندھے کنویں میں گر چکی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس شادی کو نہیں مانتی، میں نے چیخ کر کہا۔ میری نند نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، مجھے مشکل میں ڈال کر خود اپنے خامن کے ساتھ غائب ہو گئی۔ دل سے اس کے لیے بد دعا نکلنا چاہ رہی تھی، مگر امی نے ہمیشہ سمجھایا تھا کہ غصے میں بھی کسی کو بد دعا نہ دینا۔ میری بہن کہاں ہے؟ کیا اسے یہ سب پتا ہے؟ میں نے غصے سے اس کے شوہر سے پوچھا۔ ہاں، اسے آج ہی بتایا تھا اور یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ تم بچہ تو دے نہیں سکتی، اگر ماں باپ نے کسی اور سے شادی کر دی تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اپنی بہن کو اپنی سوکن بنا لو، دونوں کا گزارا بھی ہو جائے گا اور تمہاری بہن کو چھت بھی مل جائے گی، ساتھ میری دلی تمنا بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ روتے روتے آخر مان گئی، مگر تمہارا سامنا کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے نکاح ہو گیا۔ اب تم بھی حالات سے سمجھوتا کر لو۔ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں ایک زندہ لاش ہوں جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ مجھ میں اب کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی کچھ کہنے کا حوصلہ تھا۔ میں نے خود کو حالات پر چھوڑ دیا، وقت کیا دکھاتا ہے اور کیسے دکھاتا ہے یہ خدا پر چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی۔